गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello, welcoming you all on today's online session for Accountancy, Standard 11, chapter number 6, that is subsidiary books. Subsidiary books, when the number of transactions, same type of transactions are so many, जब same type के transactions के बहुत सारे होते हैं, in that particular cases, businessman used to prepare the subsidiary books. जहाँ पे आप सेम टाइप के ट्रांजेक्शन एक साथ में आप लिस्टिंग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि आपको उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होती है इमीडिएटली आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, जर्नल में क्या है, आपने जर्नल में एंट्री पास करने के बाद कि आपको सपोज परचेज ढूंढना है कि आपने पूरे साल में कितनी बार क्रेडिट में परचेस किया या कैश में परचेस किया, तो आपको हर एंट्री वन बाय वन आपको यहाँ पे जाना गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है। जैसे एक्टिविटी होती है, जैसे ट्रांजेक्शन होता है, उसकी एंट्री स्पॉट पास यहाँ पे की जाती है। तो एक सिंगल अकाउंट ढूंढना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बहुत ज्यादा होते हैं सेम टाइप वाले, तो आप उसके अलग से बुक बनाना, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडियरी बुक्स हियर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स जो टेक्स्ट बुक में मेंशन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। पहला सब्सिडियरी बुक है दैट इज कॉल्ड परचेस बुक। फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड द परचेस बुक। सेकंड इज माय सेल्स बुक। थर्ड इज माय परचेस रिटर्न बुक। फोर्थ इज माय सेल्स रिटर्न बुक। ओके, फिफ्थ इज माय कैश बुक। सिक्स्थ इज माय पेटी कैश बुक। ओके, सेवेंथ इज माय बिल रिसीवेबल बुक। एट्थ इज माय बिल्स पेएबल बुक एंड नाइन्थ इज माय जर्नल प्रॉपर्टी। इसी चीज को आपको अलग तरीके से बताया गया टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि इन द कंटेनिंग वीडियोस यू विल लिसन इट। ओके, सो हमको इस चैप्टर में बेसिकली सीखना है परचेस बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेस रिटर्न बुक के बारे में और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। तो ट्रांजैक्शंस हम कौन से लिखेंगे सब्सिडियरी बुक्स के अंदर? ट्रांजैक्शंस recorded in subsidiary books. Okay, only credit transactions, only credit transactions, that also relating with the goods, that also relating with the goods. Okay, so goods का ही होना चाहिए, assets का नहीं होना चाहिए। अब गुड्स और एसेट में डिफरेंस किया, अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं जिस चीज में, दैट इज कॉल्ड द गुड्स। अगर उसी गुड्स, सपोज कि मेरा गुड्स ही मेरा फर्नीचर है, टेबल चेयर सोफा, ये मेरा गुड्स है, तो वो एसेट्स नहीं है, वो मेरे लिए गुड्स है। जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता होगा, दैट इज कॉल्ड एज द गुड्स। ओके, मैं बेचता हूं गुड्स। ओके, लगाया मैंने अपने शॉप में फर्नीचर, तो फर्नीचर इज माय एसेट, लेकिन मैं बेचता ही फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरा गुड्स है। होप यू आर गेटिंग दैट। सो गुड्स एसेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना है, हमें यहाँ पे कंपल्सरी माइनस करना ट्रेड डिस्काउंट। ओके,
कैश डिस्काउंट दिया है, कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? बिकॉज तब तो हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखने पड़ेगा, तब कैश क्या कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, पार्ट पेमेंट इज मेड या रिसीव, सेल्स के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, देन कंसिडर इट एज फुल्ली क्रेडिट। ध्यान रहे जरा सा, अगर मैंने आधा अधूरा पेमेंट किया है, 50% पेमेंट किया है, 60% पेमेंट किया है, 70% पेमेंट किया है या पेमेंट मिला है, इन दैट केस आपको समझ लेना है, ऐसा मान लेना है कि आपने पूरा का पूरा क्रेडिट पे ही किया है, मिला ही नहीं है। मानो जितना पैसा मिला है वो दिखेगा कैश बुक के अंदर, यहाँ पे परचेस बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक में नहीं दिखेगा। हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे है, हमें मान लेना है यहाँ पे पूरा का पूरा उधार पे ही है। ओके, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि 1 रुपया आपको मिला नहीं है, 1 रुपया आपको मिले नहीं है। That only got to consider over here. Okay, तो consider it as fully credit। ये फुल पेमेंट हो चुका है, अगर फुल पेमेंट हो चुका है तो उसको तो आपको लिखना ही नहीं वैसे भी। अगर फुल पेमेंट हो चुका है उसको तो आपको वैसे भी नहीं लिखना है। आई होप सो आर गेटिंग मी। समझ में आपको आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ और कैसे क्या करना होता है। ओके, सो विद दिस इफेक्ट्स क्या लिखना है? जो क्रेडिट में परचेस करते हैं, सेल करते हैं गुड्स, वो लिखना है। गुड्स कैसे पता चले? तो मैं आपको पता है ऑलरेडी। गुड्स किसको बोल सकते हैं? जिसमें ट्रेडर ट्रेडिंग यहाँ पे करता हो उसको हम लोग गुड्स यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, एसेट्स क्या होगा तो लिखेंगे नहीं, जिसमें ट्रेडिंग करूंगा वो लिखूंगा। टेबल चेयर सोफा में ट्रेडिंग करता हूँ, टेबल चेयर सोफा बिकम माय गुड्स, नॉट द एसेट्स। ओके, सो जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ उसमें मुझे गुड्स यहाँ पे आता है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस में यहाँ पे करना है, कैश डिस्काउंट कुछ करना ही नहीं है। पार्ट पेमेंट आधा अधूरा पेमेंट होता है, अगर बाय चांस तो ऐसा मानो कि पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्रेडिट ही है। ठीक है, वो जितना पेमेंट हो चुका है, जितना पेमेंट मिल चुका है, उसको हम मानेंगे कि वो कैश बुक में उसकी एंट्री दिख रही होगी। उसकी दूसरी बुक बनती में रहता है सब्सिडी बुक्स में, 9 टाइप के बुक्स के मैं नाम पहले आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने। तो ऐसा मान के हम चलेंगे कि उसकी एंट्री सब्सिडी बुक्स कैश बुक के अंदर हो चुकी होगी, या उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे, वो कंसिडर करके मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ पे पेमेंट अगर फुल्ली आपका हो चुका है तो फुल पेमेंट के टाइम पे तो आपको वैसे भी कुछ लिखना है नहीं। ओके, और जिस चीज की आप एंट्री पास यहाँ पे नहीं करते हो, जो चीज की आप एंट्री बाईपास यहाँ पे नहीं करते हो, इन दैट पर्टिकुलर केसेस, उस सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ठीक है, उन सब की आपको नीचे नोट लिखनी है विद डेट। ओके, अब आता हूं मैं बेसिकली परचेस बुक के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट बुक इज कॉल्ड एज द परचेस बुक। जितना भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, जितने भी आप क्रेडिट में गुड्स परचेस करोगे, वो परचेस बुक के अंदर क्रेडिट में गुड्स परचेस किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप्स है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक, दो अलग अलग स्प्लिटिंग किया हुआ है। एक है सिंपल परचेस बुक, एक है कॉलमनर परचेस बुक। ओके, इन कॉलमनर परचेस बुक और से वापस से दो अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे किए गए हैं। एक कॉलमनर विद गुड्स, मतलब अलग अलग गुड्स में ट्रेडिंग करते हो। एक कॉलमनर ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, एक कॉलमनर विद गुड्स, एक कॉलमनर विद एक्सपेंसेस। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मेट बता रहा हूँ, सिंपल परचेस बुक का फॉर्मेट बता रहा हूँ। इन द कंटिन्यूइंग वीडियोस आपको कॉलमनर के कॉलम्स पता चल ही जाएंगे, सिंपल के भी कॉलम्स को पता चल ही जाएंगे। स्टिल आई एम शोइंग यू इन द बोर्ड की लिखना किस तरीके से है। ओके, सपोज परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, परचेस बुक ऑफ श्री अभिजीत, डेट फर्स्ट कॉलम, नेम ऑफ सप्लायर, जो गुड्स दे रहा है उसका नाम। ठीक है, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब बिल नंबर, खरीदूंगा तो बिल नंबर होगा, वो लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एलएफ
लेडजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीज। ट्रांजेक्शन सारे खत्म हो जाए फिर आपको कर देना है टोटल। यहां पर डबल, ओके, पूरा कंप्लीट कर देना विद बॉक्स। ईयर फॉर्मेट जो भी ईयर का हो यहाँ लिख लो, सपोज 15 जून बाय फर्स्ट। जिसकी इसकी इफेक्ट आएगी आपको लगता है ये है, जिसकी इफेक्ट आएगी उसका नाम, पार्टी के नाम लिख देना, पीछे लिख देना आपको अकाउंट, वो लिखा, ओके। जिसकी नहीं आएगी इसे नोट मार देंगे, जिसकी नहीं आएगी नोट मार देंगे। सपोज डेट 5 ही नहीं आएगी तो लिखिए डेट 5। भाई क्यों नहीं आ रहा? भाई जैसे कैश ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रीजन आप उसके एंट्री ऊपर बाईपास क्यों नहीं कर रहे हो, उसके रीजन तो आपको पता ही होंगे। तो वो रीजन आपको डेट डेट के साथ आपको नीचे आकर लिख देनी है। ये था मेरा सिंपल परचेस बुक, ठीक है। अगर कॉलमनार होता, अगर कॉलमनार होता, सपोज मैं ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, टेबल चेयर सोफा के अंदर देन टोटल रुपीज। कॉलमनार भाई मैं ट्रेडिंग करता हूं टेबल चेयर एंड सोफा के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल चेयर एंड सोफा। मेरे गुड्स क्या हो गए? टेबल चेयर एंड सोफा हो गए। तो मुझे यहाँ पे उसके बेस पे आगे करना है। क्लियर? ओके। तो जो गुड्स में आप ट्रेडिंग करते हो उसके इंडिविजुअल कॉलम पे आप बन जाएंगे। आपको इंडिविजुअल ट्रेड डिस्काउंट में हर एक में से आपको अलग अलग माइनस करना है। इंडिविजुअली ट्रेड डिस्काउंट में आपको माइनस करना है। एक और बात, जब गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं, ठीक है, सिंपल कॉलमनार की बात करता हूं, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो पे करते हैं उसको लिखना नहीं है, बिकॉज एक्सपेंस में से इन टर्म्स ऑफ कैश पे करते हैं तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सपेंस कॉलमनार परचेस विद एक्सपेंस। ये जो आपको बता रहा हूं यही फॉर्मेट रहेगा परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस एंड सेल रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो आपको परचेस बुक का कॉलम बना देता हूं, ठीक है। आप उसके बाद सबके कॉलम सेम ही बनेंगे, सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, दैट इज दिस वन। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, ओके। सो अगर एक्सपेंस वाला है तो पहले गुड्स का कॉलम बनेगा, नेट गुड्स यू कैन से, क्रेडिट्स का माइनस करने के बाद गुड्स का कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस, सपोज रेलवे फेयर उसका लेबर है तो भाई लेबर। उसके बाद आपको जीएसटी वाला भी अवेलेबल है इसमें। तो एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। फिर आएगा आपका टोटल। अब इसके अंदर तो आपका दो पार्ट है, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, ठीक है। कॉलम तो आपको स्पेसिफिकली आपके पास चल जाएंगे जब अपने सम्स करेंगे, तो मैंने उसके ऊपर कॉलम बताया है कहां पे क्या लिखना है, ठीक है। एक सीजीएसटी, एचजीएसटी, सॉरी यहाँ पे एचजीएसटी, यहाँ पे आएगा आईजीएसटी, एंट्रा, ठीक है। ठीक है, तो इंटर, ओके, ये इंटर और एक इंट्रा, दोनों की इंटर, ये इंट्रा स्टेट, ओके, देख लेंगे एक बार। सो बेस्ड ऑन दैट मुझे आप एक्सपेंस कॉलम बनाने हैं। तो ये था मेरा परचेज बुक, ओके, परचेज बुक के कॉलम। अगर होता सेल्स बुक, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है, यहां पे आता सिर्फ आउटवर्ड इनवॉइस सभी के अंदर, सिंपल के अंदर भी, कॉलमनार विद गुड्स के अंदर भी और कॉलमनार विद एक्सपेंसेस के अंदर भी, ठीक है। सेल्स बुक में ही होता, ठीक है। अगर होता परचेस रिटर्न बुक, अगर तो परचेस रिटर्न बुक, तो यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, यहां पे आता डेबिट नोट नंबर, ठीक है। अगर होता सेल्स रिटर्न बुक, अगर होता सेल्स रिटर्न बुक
तो यहाँ पे आता क्रेडिट नोट नंबर। बाकी सब कुछ सेम टू सेम कॉलम की बात की जाए तो, ठीक है। सो अगेन आई लाइक टू से अबाउट रिविजन वंस अगेन यू कैन से सब्सिडरी बुक्स वो ट्रांजेक्शन जहां पे रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर बार बार होते हैं, सेम टाइप के ट्रांजेक्शन अगर बार बार होते हैं, दैट पर्टिकुलर केसेस उसको मैं अलग से बुक में लिख के रखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज बाय सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो कौन से लिखने होते हैं? जो भी हमने परचेस सेलिंग रिटर्न्स किए होते हैं क्रेडिट में, उधार पे अगर आपने काम किया है तो उसको आपको बुक्स में लिखना होता है। उधार पे काम किया है तो आप उसको बुक्स में आपको लिखना है, ठीक है। और एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है, एसेट्स के बारे में लिखना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कंपल्सरी माइनस करना है, दिया है तो क्या डिस्काउंट करना ही नहीं है। फुल पेमेंट हो चुका है तो लिखना नहीं है, नोट के हिसाब से नीचे आपको लिख देना है फुल पेमेंट हो चुका है तो। पार्ट पेमेंट हुआ है, ध्यान यहाँ पे रखना, तो पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको देखना है, ओके। पार्ट पेमेंट हुआ है तो आपको लिखा हुआ होगा कि पार्ट पेमेंट हुआ है। ऐसा मानो कि पेमेंट हुआ ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लो उसको पूरा का पूरा उधार है, वैसे मान के आप चल सकते हो। तो पार्ट पेमेंट के टाइम पे ध्यान रखिएगा, फुल पेमेंट तो लिखना ही नहीं है, पार्ट पेमेंट है, मानना है पूरा का पूरा उधार है, पेमेंट हो नहीं चुका है, पूरा का पूरा उधार है, पूरा ही बाकी ऐसा मान के चलो। तो सर जो पेमेंट हो चुका उसका, वो जो पेमेंट हो चुका वो कैश बुक में दिखेगा, चल ऐसे को बात है कैश बुक, वो भी सबसे उसका पार्ट है, लेकिन चैप्टर अलग है, दैट्स कॉल्ड एज कैश बुक, ओके। सो वो उस बुक में दिखेगा इतना पेमेंट हो चुका है, इतना पेमेंट करना बाकी है। हम लोग इस बुक में ऐसा मान के लिखेंगे कि भाई पेमेंट करना ही बाकी है, ओके। सो विद दिस नोट, ओके, आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया हो कौन सी एंट्रीज कहां पे पास यहाँ पे करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री करनी है, करनी नहीं है। चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं, क्लियर कंडीशन रख दिए गए हैं, ये फॉलो करोगे आपके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे अवेलेबल है, हो जाएगा सॉल्व यहाँ पे करना। सो आई होप दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सम्स, कैसे मुझे सॉल्व यहाँ पे करना है। बिकॉज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सब सेम ही है, ओके। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के बारे में ही लिखा हुआ होना चाहिए इसके अंदर, और कुछ होना नहीं चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपको सम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। ये चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न, नॉट ओनली फॉर 11th स्टैंडर्ड बट फॉर अकाउंट्स कैरियर इवन, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं आज के टाइम पे, दिस ऑल आर माई बेसिस, ताकि हम एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं फ्यूचर में जाके, सो दैट वी कैन कम टू नो कि कौन सी एंट्रीज पास होती है, कौन सी एंट्री पास यहाँ पे नहीं होती है, कैसे मुझे एंट्री पास यहाँ पे करनी है, कैसे यहाँ पे नहीं करनी। देन ओनली वी कैन इजीली पास द एंट्रीज। ट्रांजेक्शंस यहाँ पे जो भी दिए हैं उसको बड़े प्यार से पहले पढ़ लेना, सारे के सारे लगे तो एक बार पूरा पढ़ लेना, उसके बाद ही देन गो फॉर द सम एंड प्लीज प्रिपेयर द कॉलम विद पेंसिल इटसेल्फ, ओके। और डबल लाइन करना है आपको हर एक के नीचे, ठीक है। मैंने नहीं किया बोर्ड पे, लेकिन आपको डबल लाइन, आपको ऑलरेडी पता डबल लाइन यहाँ पे करना है, तो आपको हर अमाउंट के नीचे जितने भी आपको डबल लाइन अवेलेबल है हो जाने चाहिए, ओके। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, वी आर वेरी मच हैप्पी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू ऑल, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू once again. If you feel you have any doubt, difficulty, give me a call between 5 to 6 p.m. and then forward the homeworks between 6 to 7 p.m. Thanks again. Hello everyone. Chapter number 6 of accountancy subsidiary books. As I already told you in the video itself, when the number of transactions, means similar transactions, are so many, at that time the businessman used to prepare the subsidiary books so that he or she can write the common transactions at one particular place. If you are passing journal entries, then the businessman has to search the number of purchases made during the month. If it is suppose 500 times he used to purchase, then he has to go through each and every transactions entries if he is passing via journal entries. In that case, he has prepared a separate book for purchase, then he can get directly all the informations of the purchase, okay, the credit purchase even, not only the purchase, the credit purchase of the goods, because the transactions which are credit, only that are recorded in the subsidiary books.
Okay, cash transactions are directly recorded in journal entries, or one more book is there for that also, that is called the cash book. We'll be seeing that in the next chapter. So over here, subsidiary books. Subsidiary books refer to the journals kept for specific transactions of similar nature. As I have told you, same type के अगर होते हैं तो उसके लिए मैंने बना दिया है अलग से subsidiary books. So basically types of subsidiary books. One is cash book. एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है कॉलमनर, मतलब 2 कॉलमनर कैश बुक, कैश एंड बैंक, कैश एट डिस्काउंट या बैंक एट डिस्काउंट, और एक होता है मेरा यहाँ पे कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलमनर कैश बुक. रिगार्डिंग कैश ट्रांजेक्शंस, बैंक ट्रांजेक्शंस, वी यूज्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक. Number second is good subsidiary books, which we are going to learn in this particular chapter. That is purchase book, sales book, purchase return book and sales return book. जो भी क्रेडिट का होता है वो लिखना है, कैश वाला परचेस लिखना नहीं है. और इफ़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वीडियो के अंदर भी, ओके, अगर आपने आधा अधूरा पेमेंट किया है, ठीक है, हाफ पेमेंट या पार्ट पेमेंट विच वी कैन कॉल इट एज 99% पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट पेमेंट इटसेल्फ. अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है तो भी हमको मानना है कि पूरा का पूरा क्रेडिट में ही है, उसको लेके मुझे काम यहाँ पे करना है. जैसे बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी, ट्रेड डिस्काउंट करना कंपलसरी होता है. कैश की एंट्री हम बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे, ओनली गुड्स की एंट्री पास करेंगे, ओनली गुड्स की. ओके, जिसमें बिजनेसमैन ट्रेडिंग करता है दैट इज कॉल्ड द गुड्स. ओनली गुड्स की एंट्री हम बुक्स में पास यहाँ पे करेंगे और किसी की भी एंट्री बुक्स में पास ऑन यहाँ पे नहीं करेंगे. ओके, सब्सिडी बुक्स फॉर बिल्स, तो बिल रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेएबल बुक्स है. ओके, एंड देन लास्ट है जर्नल प्रॉपर. तो बेसिकली ये है मेरे टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स. क्या फ़ायदा है इसका सब्सिडरी बुक्स का? एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू द बुक्स मैंने काम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिया होता है. डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, अलग अलग पर्सनस रख दिए गए हैं बेस्ड ऑन द स्किल. ओके, तो काम को पहले डिवाइड किया, फिर काम को करने वाले को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ताकि मेरा काम वन ऑफ द बेस्ट वैसे हो सके. तो इससे बेनिफिट क्या है? ऑडिट वर्क, मतलब चेक करना ईजी हो जाएगा. अकाउंट्स प्रिपरेशन वर्क और भी सिंपल हो जाएगा, टाइम बचेगा. मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली उस बुक हैंडलर के पास चला जाऊंगा. सेल्स के बारे में चाहिए, जिसको मैंने सेल्स बुक दी उसके पास चला जाऊंगा तो मुझे इसके बाद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सेल्स के बारे में, क्रेडिट सेल्स के बारे में. एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन मुझे इमीडिएटली अवेलेबल यहाँ पे होता है. तो सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली यहाँ पर डील यहाँ पे करना है. तो टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स, दैट इज परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. ये है मेरा टाइप्स ऑफ बुक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. So continuing further with this particular chapter of purchase book. Chapter number 6, subsidiary books. Question number 7. Till now we have done about the sums of purchase book from the exercise. That is question number 4, 5, 6. You have completed it very well. Thanks for that. So what we have done for purchase book, the same concept is for sales book that you already know. Okay, so carrying forward to question number 7. Before that, once again, I have told you beforehand itself कि आपको नेक्स्ट सम के कॉलम बना के रखने होते हैं. You would have टेक्स्ट बुक्स. सो अगर नहीं बनाए हैं तो अभी टाइम अवेलेबल है. प्रिपेयर द कॉलम्स. सिंपल कॉलम फॉर सेल्स बुक यू गॉट टू मेक. It will not take much more time. So start preparing the columns. Okay. And if you already prepared the columns, then I'm very happy for that. So in this particular sum, we will have the columns of date, name of customer, okay, date, name of customer, outward invoice number, then LF and then amount. Okay now. Question number 7. From the following transactions, prepare sales book in the books of Sri Prabhat Hardware Stores, who is an iron trader. Okay. 2015 June 1st, sold goods of rupees 20,000 to Neha on 3 months credit and bill number 80 cent. Okay, तो सेल्स बुक बना रहे हैं. तो डेट 1 नेहा अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे 20,000, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर में लिख देंगे 80. डेट 8 सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 टू विधि स्टोर्स एट 5% रेट डिस्काउंट एंड सेंड बिल नंबर 85 विथ कैरेज रुपीज़ 400. ओके, सो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे डेट में 8 विद स्टोर अकाउंट 10,000 का 5% माइनस करेंगे, अमाउंट विल बी 9,500. ओके, एक्सपेंस तो हम लिखते नहीं है, बिल में लिख देंगे, बिल नंबर पे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर पे लिख देंगे 85. नेक्स्ट डेट 12
सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000, पार्टी का नाम दिया नहीं है मतलब कैश में सेल्स किया है तो नोट में आ जाएगा इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शंस। डेट 15, सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹10,000 फॉर ₹3,000 टू क्रीमा। ओके, मशीन बेची है 1 सेकेंड, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग हमें बुक्स में यहाँ पे करनी नहीं है, नोट पर लिख देंगे इट इज़ अ सेल ऑफ एसेट्स। डेट 23, sold goods of ₹15,000 to Simoli at 10% rate discount and half the amount immediately is paid by Simoli, bill number 90, हाफ अमाउंट पे उसने किया है मतलब हम मानेंगे पूरा का पूरा क्रेडिट में ही है यहाँ पे, ओके ना। सो डेट में 23 सीमोली अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे 13,500, आउटवर्ड इन्वेस्ट नंबर में 90। डेट 28, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू रिद्धि एट 10% कैश डिस्काउंट ऑन कैश, नोट पर लिख देंगे इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शंस। डेट 29, मीत प्लेस इन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ₹15,000, ऑर्डर है तो इसको मानते हैं मैं इन इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। एंड डेट 30, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू व्रज एट 10% रेट डिस्काउंट, बिल नंबर 95, इसकी एंट्री पास करेंगे बुक के अंदर, ओके लिख देंगे डेट में 30 व्रज अकाउंट, 30,000 का 10% माइनस करने के बाद 27,000, टोटल कर लेना, टोटल अमाउंट विल बी आई होप सो इट इज़ 70,000। आप एक बार ट्राई कर लेना, टोटल कर लेना। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू सिट विद द कैलकुलेटर बिकॉज कैलकुलेटर इज अलाउड इन द एग्जामिनेशन 2, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2। स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, नितिन स्टोर्स डील्स इन क्लोथ्स, from the following transactions prepare columnar sales book in the books of Nitin Stores. Nitin Stores deal with 3 types of clothes namely cotton, khadi and silk. तो आपके कॉलम्स होंगे डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, अमाउंट के अंदर 3 सब कॉलम बनेंगे दैट इज कॉटन, खादी एंड सिल्क एंड देन टोटल अमाउंट बनेगा आपका, ओके ना। सो नंबर 1, सोल्ड टू जानवी स्टोर्स 100 मीटर कॉटन क्लोथ एट ₹40 per meter, 200 meter khadi at ₹20 per meter and 50 meter silk at ₹200 per meter at 10% rate discount, बिल नंबर 125, क्रेडिट पीरियड आपको देखे रखा है 3 months, तो लिख देंगे हम इसको डेट में 1 जानकी स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर पे 125 मतलब आउटवर्ड इन्वेस्ट नंबर 125, 100 मीटर कॉटन क्लोथ मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज़ 4,000, 10% माइनस करें तो 3600 कॉटन कॉलम में, उसके बाद 200 मीटर्स खादी इंटू 21 सेकेंड 4,000, 10% माइनस करें तो 3600 एंड 50 मीटर सिल्क एट ₹200 मतलब 10,000, 10% माइनस करें तो 9,000, तीनों दिन के अमाउंट को प्लस करेंगे तो बाहर अमाउंट आ जाएगी हमारी 16,200। नंबर 8, सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स 200 मीटर्स कॉटन क्लोथ एट ₹60 पर मीटर एंड 80 मीटर्स सिल्क एट ₹190 पर मीटर एट 10% रेट डिस्काउंट, goods sold on 2 months credit, bill number 126, गोपी ट्रेडर्स पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली इन कैश, हाफ अमाउंट पे किया तो मानने का पूरा 1000 पे ही है, तो डेट में 8 गोपी ट्रेडर्स अकाउंट, बिल नंबर 126, 200 मीटर कॉटन मल्टीप्लाई बाय 60 दैट इज़ 12,000, 10% माइनस करें उसमें से तो 10,800, 80 मीटर सिल्क मल्टीप्लाई बाय 190 जो भी आपकी अमाउंट यहाँ पे आती है उसमें से आप 10% माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 13,680 मोस्ट प्रोबेबली, ओके दोनों को प्लस करके हम आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट में लिख देंगे 24,480। डेट नंबर 15, सोल्ड टू निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी 100 मीटर खादी एंड 50 मीटर सिल्क एट ₹40 एंड ₹200 रिस्पेक्टिवली, निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक, पूरा पेमेंट यहाँ पे कर दिया, आगे बढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन जो मुझे नोट में यहाँ पे लिखना होता है। डेट नंबर 20, प्रीति स्टोर्स प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 40 मीटर्स खादी, 60 मीटर्स कॉटन क्लोथ एंड 100 मीटर्स सिल्क क्लोथ, लिखेंगे नहीं बिकॉज ये सिर्फ ऑर्डर है तो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन फॉर डेटेड 20, नोट में लिख देंगे 22, सप्लाइड गुड्स टू प्रीति स्टोर्स एज पर ऑर्डर अंडर बिल नंबर 128 एट ₹30 पर मीटर, ₹50 पर मीटर एंड ₹220 पर मीटर एट 10% रेट डिस्काउंट, मतलब खादी उसको मिली है 40 मीटर इंटू 30 रुपये तो 1,200 रुपये, ओके 10% माइनस के तो 1,080, उसके बाद खादी में लिखना, ध्यान से लिखना, कॉटन 60 मीटर मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इज़ 12,000, उसमें से 10% माइनस करें, सिल्क ना कॉटन, ओके 60 मीटर कॉटन कितने का है
50 रुपीज़, सॉरी 3000। इसका 10% माइनस किया तो 2700 रुपये लिखने कॉटन में, और 220 मीटर का उसको पड़ा है सिल्क, 220 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 22,000। उसका 10% माइनस किया तो 19,800। तो कॉटन में 2700, खादी में 1080, इन सिल्क में 19,800, टोटल करते हैं तो 23,580 रुपीज़ आता है। ओके। डेट नंबर 26, सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी कॉटन क्लॉथ ऑफ रुपीज़ 15,000, 10% वेट डिस्काउंट अंडर बिल नंबर 129। इसकी रिकॉर्डिंग भी आप बुक्स में होगी। डेट में 26, देसाई एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे क्या बेचा है मैंने उसको यहाँ पे, कॉटन। कॉटन की कॉलम में लिख देंगे 13,500, टोटल में भी लिख देंगे 13,500। डेट नंबर 30, सोल्ड टू DCM स्टोर्स कॉटन क्लॉथ गुड्स ऑफ ₹20,000 एट 5% वेट डिस्काउंट, सेंड बिल नंबर 130 आफ्टर एडिंग 30% वैल्यू एडेड टैक्सेस। ठीक है, ये तो वैट की बात है, तो वैट तो हम लगाते नहीं हैं। लेट अस सी, बिकॉज वैट की बात की गई है, GST में वैट की एक्सपेंस का नहीं लिखेंगे, देख लेते हैं बाद में फिर अपने। इफ़ आई वुड हैव द सॉल्यूशंस देन आई विल लेट यू नो कि भाई लिखना है कि नहीं लिखना। एट प्रेजेंट के लिए तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक्सपेंस यहाँ पे लिखते नहीं हैं। ओके, तो नाम है DCM स्टोर्स अकाउंट, डेट में 30 DCM स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर पे 130, अमाउंट में लिख देंगे हम यहाँ पे 5% माइनस या 19,000। ओके, अगर वैट्स प्लस करके लिखते हैं तो अमाउंट विल बी 21,470। एक बार लिख के चेक कर लेना आपका अमाउंट आंसर यहाँ पे सही आता है कि नहीं आता। मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपको पीछे टेक्स्ट बुक में देके रखा हुआ होगा, अगर है तो फिर आप चेक कर सकते हो इफ़ इट इज़। अदरवाइज एक्सपेंस तो बेसिकली हम लिखते नहीं हो तो हम उसको नहीं लिखेंगे। द अमाउंट विल बी ऑन खादी कॉलम, इट विल बी 19,000। ओके ना। सो प्लस कर लो, कॉटन को प्लस किया, खादी को प्लस किया, सिल्क को प्लस किया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लस करोगे आपका अमाउंट यहाँ पे सेम आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 जो GST वाला है वो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सेल्स बुक विद कॉलम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ सचिन स्टोर्स ऑफ नर्सारी। Sachin stores maintain record of expense like GST, railway freight and labor. Prepare sales book by applying total GST rate at 18%. GST is not included for the following transactions. Add applicable amount of GST and prepare sales book. Okay, GST करना है मुझे आप 18%। तो कॉलम्स क्या होंगे, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, एक्सपेंस के नाम कौन से, रेलवे फ्राइट, देन लेबर, देन इंट्रा, CGST, IGST, देन intra, CGST, SGST, and then inter, IGST, then total amount. Okay na. So number 1, I hope you are sitting with your calculator. आपके पास ही होगा कैलकुलेटर, कॉलम्स जाके रेडीली अवेलेबल होंगे। सो नंबर 1, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000, sold goods of ₹60,000 at 10% rate discount to Dhoni stores. Railway freight is ₹2,000 and invoice number is 101। रिकॉर्डिंग बुक्स में करेंगे। डेट में 1, धोनी स्टोर्स अकाउंट, 54,000 नेट गुड्स ऑफ अमाउंट में, रेलवे फ्राइट में 2,000, इनवाइस आउटवर्ड इनवाइस नंबर पे 101 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, फिर 60 माइनस 10% मतलब 54,000 प्लस 2,000 56,000। उसके ऊपर कर देंगे हम 18% का GST और उसको डिवाइड बाय 2 करके CGST और SGST में लिख देंगे और फिर प्लस करके टोटल अमाउंट में बाहर लिख देंगे सबको एक साथ में। ठीक है। नंबर 10, sold goods of ₹40,000 at 10% rate discount to Virat stores on cash। on cash आ गया मतलब नोट में लिखेंगे, इट इज़ ए कैश ट्रांजेक्शन। डेट 16, sold goods sold of ₹30,000 at 5% rate discount on credit of 1 month to Raina, bill number 110, send after adding 500 for labor and 1,000 for railway freight। तो इसके एंट्री बुक्स में पास करेंगे। डेट नंबर 16, रैना अकाउंट, नेट अमाउंट बिल में लिख देंगे, मतलब आउटवर्ड इनवॉइस नंबर पे लिख देंगे 110, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 28,500, रेलवे फ्राइट में लिख देंगे 1,000, लेबर में लिख देंगे 500, अमाउंट को प्लस करके उसके ऊपर 18% निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो CGST और SGST में उसका अमाउंट लिख देंगे, टैक्स का, GST का, फिर सारे अमाउंट को प्लस करके हम आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट में लिख देंगे। ओके ना। डेट नंबर 20, a machine of ₹35,000 sold to Jadeja stores, labor charges ₹700, Jadeja stores give guarantee to pay amount in 15 days। ओके, मशीन की बात है तो मशीन तो लिखते नहीं, तो नीचे नोट में लिख देंगे इट इज़ ए ट्रांजेक्शंस ऑफ एसेट्स। डेट 25, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹25,000 एट 5% रेट डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month to रोहित ऑफ जोधपुर। जोधपुर मतलब अब इंटर लगने वाला है, IGST लगने वाला है।
Railway fare ₹1,000. Rohit paid half amount of total amount immediately. Bill number 115. बुक में इसकी एंट्री पास करेंगे. डेट में 25. रोहित अकाउंट. बिल नंबर पे 115. गुड्स में 25,000 माइनस 5% माइनस करेंगे तो 1250 माइनस किया 23750 गुड्स के कॉलम में अमाउंट आपको मिलेगी. रेलवे फेयर में लिख देना है मुझे 1000. दोनों को प्लस करके आपको 18% इसका जीएसटी निकालना है. वो आपको लिख देना है इंटर स्टेट के अंदर, मतलब IGST के कॉलम में लिख देना है. सिर्फ सारे अमाउंट को प्लस करके टोटल अमाउंट में आपको लिख देना है. डेट नंबर 30. Goods sold of ₹15,000 at 10% VAT discount credit of 1 month to Umesh of कोलकाता. once again IGST लगने वाला है. By adding railway fare of ₹1,000 invoice number 118 cent. ओके. डेट में लिख देंगे 30. उमेश अकाउंट. बिल में 118. गुड्स कॉलम में 13,500. रेलवे फेयर की कॉलम में 1,000. टोटल आएगा 14,500. इस पर रखना है आपको 18% इसका IGST. फिर जो भी अमाउंट आता है वो IGST में लिख दो. सारे अमाउंट को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख दिया जाए. डेट नंबर 31. एन ऑर्डर ऑफ 70,000 रिसीव्ड फ्रॉम युवराज. ऑर्डर मिला है तो इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. नोट में यहाँ पे लिख देंगे. ओके. गुड्स का टोटल अमाउंट आई कैन सी इट इज़ 1,19,750 गुड्स का टोटल अमाउंट है. बाकी के टोटल अमाउंट आप इजीली कर सकते हो. इतना याद है आपको भी, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको टोटल अमाउंट एट द लेफ्ट कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर पे दोनों का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लस करके आपका अमाउंट यहाँ पे सेम आता है. ओके. आई होप सो नाउ आपको बहुत क्लियर हो गया परचेज बुक भी और सेल्स बुक भी. नाउ इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक. तो प्रिपेयर द कॉलम्स, गेट द कॉलम्स रेडी. ओके, सो दैट आप इजीली सम यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो मेरे. ठीक है. टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग.